हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का रिया क्लासेस के आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्यारे दोस्तों, साइंस का जो हमने सेशन प्रारंभ किया था उसकी जो हमारी पहली क्लास हुई थी पिछली, उसके अंदर हमने बात की थी वहाँ पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को लेकर। पिछले सेशन के अंदर हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, दोनों के अंदर मूलभूत कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं, उनसे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, सब चीज़ों का वहाँ पर हमने डिटेल से अध्ययन किया था। उसी के साथ में हमारा चैप्टर वहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग रसायन विज्ञान के दूसरे नए टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो आपको मालूम है एलडीसी, जो पशु परिचर, सीटी एग्जाम जैसी प्रतियोगी जो परीक्षाएं हमारे सामने इस समय आ चुकी है, उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर, यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल होगा, अरे ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग आज के हमारे नए टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाएगा केमिकल रिएक्शन। यह हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि सर जो केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वैसे तो मैं कहूँगा कि एक प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में, ठीक है, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, बताओ क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ यानी अभिकारक, ठीक है, अभिक्रिया करके किसी यौगिक यानी उत्पाद में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए आप लोग रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में पहला पॉइंट ये याद में रखना कि किसी पदार्थ में, ठीक है, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना। देखो, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, बताओ क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, ठीक है, और वो पदार्थ हमारा बताओ क्या कहलाएगा, अभिकारक। कोई पदार्थ अभिक्रिया करके नए यौगिक, यानी मैं कहूंगा उत्पाद, ठीक है, नए यौगिक का
निर्माण करता है। क्लियर? देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपके सामने ये निकल के आता है कि सर किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी हम कहेंगे सर ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ यानी अभिकारक अभिक्रिया करके नए यौगिक यानी उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है। बताओ उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में देखिए अगला जो मुख्य पॉइंट है वो हमारे सामने ये निकल के आता है कि हम लोग यहाँ पर जिस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया का, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण क्या है? ठीक है, अभिलक्षण का मतलब ये हो गया, आप लोग इसे एक प्रकार से प्रश्न के रूप में ये भी लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। देखिए प्रश्न हमारा ये बनता है कि सर जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है जिसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, उस अभिकारक की जो स्थिति है उस स्थिति के अंदर क्या क्या परिवर्तन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए परिवर्तनों की अगर हम लोग बात करें तो जैसे उसकी जो अवस्था है उसमें परिवर्तन हो सकता है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसकी गंध में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, ध्वनि का उत्पन्न होना हो सकता है, किसी गैस का निकास या फिर मैं कह सकता हूं उसका उत्सर्जन हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण देखो क्या क्या है। पहला आप लोग याद रखोगे कि अवस्था में बताओ क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, एक तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, दूसरा मैं कहूंगा आपसे कि रंग में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा मैंने कहा गंध में परिवर्तन हो सकता है। क्लियर? इसी प्रकार मैं आपसे कहूंगा जैसे तापमान की बात करें तो तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तापमान में परिवर्तन के साथ जैसे हमने कहा ध्वनि का उत्पन्न होना। ठीक है, एक आप लोग कह सकते हैं कि क्या नाम से गैस का निकास या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों उसका उत्सर्जन। ठीक है, तो ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। प्रश्न ये बनता है कि सर किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग याद रखोगे। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उस पदार्थ का जो रंग है उसमें परिवर्तन हो सकता है, उस पदार्थ की जो गंध है उसमें परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, ध्वनि का उत्पन्न होना हो सकता है और गैस का निकास यानी उसका उत्सर्जन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए अब आगे हम लोग अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं और उसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के ऊपर। देखो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। बात ऐसी है दोस्तों, रासायनिक समीकरण जो है वो एक प्रकार से हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है
उसका लघु यानी सूक्ष्म क्या होता है, एक रूप होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम से जो तत्वों के प्रतीक होते हैं और यौगिकों के जो सूत्र होते हैं उनके द्वारा जब उसको दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। राइट, रासायनिक समीकरण के अंदर आप लोग ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के प्रतीकों या फिर यौगिकों के सूत्रों के द्वारा दर्शाना ही बताओ क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग मेरे साथ अपना जो नोटबुक है, आपकी जो फेयर कॉपी है, उसके अंदर नोट कीजिए। देखिए, साथ के साथ आपको यहाँ पर नोट्स बनाते हुए चलना है। आपकी जो फेयर कॉपी है उसमें आपको उतारना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पूरा डिटेल के साथ मैं यहाँ पर आपको कवर करवाऊंगा। एक बार पढ़ने के बाद आपको किसी किताब को उठाकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ आपको थ्योरी पढ़ाने के साथ इसके जो MCQ है, ठीक है, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है वो मैं यहाँ पर आपको साथ के साथ में क्लियर करवाते हुए चलूंगा। राइट, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर रासायनिक समीकरण क्या है। तो मैंने कहा रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को मैंने आपसे कहा रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के प्रतीकों देखो तत्वों के प्रतीकों या यौगिकों के सूत्रों द्वारा दर्शाना। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के प्रतीकों या यौगिकों के सूत्रों द्वारा दर्शाना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात ही आती है, अब इसमें देखो दो चीजें आपके काम में आएगी। एक आपको याद रखना है कि अभिकारक क्या होते हैं। ठीक है, यह चीज भी आप लोग याद रखना कि अभिकारक क्या होते हैं। देखो, अभिकारक का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। आपको क्या याद रखना है दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, ठीक है, उन पदार्थों को बताओ अभिकारक के नाम से जाना जाता है। और आप लोग याद रखना, अभिकारकों को हमेशा जो तीर का चिन्ह होता है उसके बाईं तरफ यानी पहले लिखा जाता है। ठीक है, यह भी आप लोग याद रखना। मैं कहूंगा अभिकारक तत्वों को मैंने आपसे कहा कि अभिकारक तत्वों को तीर के चिन्ह के पहले, ठीक है, तीर के चिन्ह के पहले अर्थात बाईं तरफ लिखा जाता है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद में आता है हमारे पास, देखिए अभिकारक के बाद हमें पढ़ना होगा यहां पर उत्पाद। ठीक है, उत्पाद का मतलब होता रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ। बताओ आप क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, या मैं कहूंगा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको बताओ क्या कहा जाता है, सर उत्पाद के नाम से जाना
जाता है। राइट। दूसरी बात आती है हमारे पास में कि सर ये जो उत्पाद तत्व है, क्लियर, उत्पाद तत्वों को मैं कहूंगा तीर के चिन्ह के बाद अर्थात दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, दाईं ओर लिखा जाता है। क्लियर। एक हमारे पास में आ गया सर अभिकारक क्या होते हैं, और दूसरा हमारे पास में आ गया उत्पाद क्या होते हैं। अब यहां एक और चीज जिसका हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सर ये जो तीर का चिन्ह है, ये तीर का चिन्ह हमारे क्या काम में आता है। तो आप लोग सभी यहां पर याद रखना कि ये जो तीर का सिरा है, ये तीर का सिरा सदैव यानी हमेशा उत्पादों की ओर होता है। ठीक है, मैंने कहा ये जो तीर का सिरा है ये सदैव यानी हमेशा उत्पादों की ओर होता है। क्यों? क्योंकि यह अभिक्रिया की जो दिशा होती है, डायरेक्शन, अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तीन चीजें आप लोग यहां पर रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में याद रखोगे जब उसको रासायनिक समीकरण के फॉर्मेट में यहां पर लिखा जाएगा। बताइए क्या क्या चीजें ये आपके सामने। सबसे पहले हमने पढ़ा सर अभिकारक। राइट। पहले तो आपने ये जाना कि सर रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम से, तत्वों के प्रतीकों या फिर यौगिकों का जो सूत्र होता है उसके द्वारा दर्शाना ही बताओ क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। सर इसके अंदर एक अभिकारक काम में आता है, दूसरा उत्पाद काम में आता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है, और अभिकारक तत्वों को तीर के चिन्ह के पहले अर्थात बाईं तरफ लिखा जाता है। जबकि उत्पाद की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको उत्पाद कहा जाता है, और उत्पाद तत्वों को तीर के चिन्ह के बाद अर्थात दाईं ओर लिखा जाता है। ये जो तीर का सिरा है ये सदैव हमेशा उत्पादों की ओर होता है, क्योंकि यह अभिक्रिया की जो दिशा होती है, डायरेक्शन, उसको व्यक्त करने का यानी उसको प्रदर्शित करने का क्या करता है बताओ, काम करता है। राइट। आगे देखिए, ये सब चीजें पढ़ने के बाद अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। देखो इंपॉर्टेंट है, और जब भी केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं तो इस चीज को निश्चित रूप से हम लोग वहां पर फॉलो करते हैं। ठीक है, मैंने कहा आपसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, यह आ गया हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो ये कहता है कि अभिकारकों के परमाणुओं की जो संख्या है वो उत्पादों के परमाणुओं की जो संख्या होती है उसके क्या रहना चाहिए बताओ, बराबर रहना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है इस नियम के अनुसार, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार आप लोग याद रखोगे कि नियम के अनुसार अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या
अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, ठीक है, फिर कॉमा लगाओ, उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। देखिए हमने पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिकारकों के परमाणुओं की जो संख्या होती है वो उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर आप लोग चाहो तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या रासायनिक अभिक्रिया के बाद उत्पाद तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण के नियम के नाम से जाना जाता है, राइट। अब एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने ये भी उठकर आ जाता है कि सर असंतुलित समीकरण, ठीक है, असंतुलित समीकरण को बताओ और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग कहेंगे सर इसको क्या नाम से, कंकाली समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक ऐसा समीकरण हो जिसके अंदर अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, मान लीजिए अगर उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है तो उसे असंतुलित समीकरण कहा जाता है, कि मतलब वो समीकरण हमारा संतुलित नहीं है, उसे ही कंकाली समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल की मैं यहाँ पर बात करूंगा, जैसे मैंने कहा जिंक Zn, ठीक है, ये आपका सॉलिड है, ठोस, इसकी अभिक्रिया हमने की H2SO4 के साथ। जिंक क्रिया करेगा H2SO4 के साथ तो ये बनाएगा आपका ZnSO4 और बाहर बताओ आपका क्या निकल जाएगा, H2 यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा। जिंक आपकी धातु है, सॉलिड है, वो ठोस होती है। H2SO4 क्या आपका एक्वस, ये जलीय विलयन है। H2SO4 क्या होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फेट जिसको आप लोग कहोगे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। और आपको मालूम है ना सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्लों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने क्या देखा कि सर ये जो बोर्ड के ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है, ऐसी स्थिति को हम लोग बताओ क्या नाम देते हैं, एक रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसके अंदर ये तीर का चिन्ह है, तीर के चिन्ह के पहले हमने जो चीजें यहाँ पर लिखी है इनको बताओ क्या कहा जाता है, अभिकारक के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। इसको बताओ क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। जबकि तीर के चिन्ह के बाद जो यहाँ पर चीजें लिखी जाती है इनको बताओ क्या नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे सर इनको उत्पाद के नाम से जाना जाता है। अभिकारक तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या है वो उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। और तीर के चिन्ह के ऊपर यहाँ पर अभिक्रिया की आवश्यकता के अनुसार, उसकी परिस्थितियों के अनुसार हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, उत्प्रेरक की, जिसको यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। यह हो गया हमारा रासायनिक समीकरण का फॉर्मेट। अब मैं आऊंगा सीधा, देखो यहाँ पर जहां से हमारे को प्रश्न देखने को मिलते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आ जाइए, सीधा सा अच्छा सा आपका पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। और मालूम है ना आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और इस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के अंदर सबसे पहला जो आप लोग यहाँ पर प्रकार पढ़ने जा रहे हैं वो बताइए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कौन सा प्रकार पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे सर संयोजन अभिक्रिया,
संयोजन अभिक्रिया। देखिए, पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, संयोजन जो अभिक्रिया होती है इसी का दूसरा नाम है संयुग्मन अभिक्रिया। ठीक है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना। संयोजन अभिक्रिया को बताओ क्या कहा जाता है? संयुग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। इसे ही है ना योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसे ही कहा जाता है योगशील अभिक्रिया। अब आप खुद यहां देखो, संयोजन, संयुग्मन, योगात्मक, योगशील, सबका अर्थ एक ही है, क्योंकि जो ये शब्द आपको दिखाई दे रहा है संयुग्मन, इसका अगर मैं बात करूंगा कि अर्थ क्या होगा, तो आप ये कहेंगे सर संयुग्मन यानी संयोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, या तो आप लोग इसको जुड़ना कह सकते हैं, या फिर आप लोग इसका अर्थ ये भी कह सकते हैं मिलना। बात एक ही है। ठीक है, तो सर परिभाषा क्या बनेगी? संयोजन अभिक्रिया ये कहती है कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल यानी सिंगल उत्पाद यानी प्रोडक्ट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप लोग संयोजन अभिक्रिया के संदर्भ में ये ध्यान में रखोगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा कि सर परिभाषा में ये लिख दीजिए, दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब देखिए, एक छोटा सा इसका मैं एग्जांपल यहां पर लिखूंगा। मैंने आपसे कहा कि कोयले का दहन, बताओ क्या लिखा? कोयले का दहन, यानी जो कोयला है उसको हमें क्या करना है? यहां पर वायु की उपस्थिति में जलाना है, मतलब उसका क्या करना है? हमारे को दहन करना है। तो आपने कहा सर कोयले का दहन, इसका मतलब C+O2। बताइए ये क्या बन जाएगा हमारा? CO2। C क्या है हमारा? कार्बन। O क्या है हमारा? ऑक्सीजन। कोयले को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो CO2 गैस हमारे को क्या हो जाती है? वहां पर प्राप्त हो जाती है। राइट? इसी प्रकार एक एग्जाम्पल आप लोग ये कह सकते हैं, जिसे मैंने लिखा 2H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 मैंने लिखा ऑक्सीजन गैस। दोनों जब आपस में जुड़ेगी, जब आपस में दोनों का संयुग्मन होगा, संयोजन होगा, तो यहाँ से हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा? 2H2O यानी जल क्या हो जाएगा? आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का क्या कर रहे हैं? यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। अब इसी प्रकार देखिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल है जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिटेल से जिक्र करेंगे। मैंने आपसे कहा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका सॉलिड है, ठोस। कैल्शियम ऑक्साइड को मैं क्या करूँगा? यहाँ पर H2O यानी जल के अंदर क्या कर दूंगा? उसको मिला दूंगा। अच्छा एक बात आप लोग मुझे बताओ, CaO का मतलब क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड देखो, एक तो ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड,
नाम देखो आप लोग साथ के साथ लिखते हुए चलोगे ना तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी और धीरे धीरे सारी चीजें ना आपके हैबिट में रहेगी, तो आपको रिवीजन के समय किसी प्रकार की कोई यहाँ पर कठिनाई नहीं होगी। क्लियर। सबसे पहले हमने पढ़ा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बताओ क्या कहा जाता है? इसे बिना बुझा हुआ, ठीक है, इसे बिना बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। अब हमने क्या किया, बिना बुझा हुआ चूना ले लिया और उस बिना बुझे हुए चूने के अंदर बताओ हमने यहाँ पर क्या मिला दिया, H2O जल मिला दिया। जैसे ही जल मिलाओगे तो इनके बीच में आपस में अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया होगी तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और आपस में जुड़कर देखिए किसका निर्माण करेंगे, CaOH का होल 2, ठीक है। Ca आ गया, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, OH का होल 2 एक्वस, ये कैसा होगा आपका जलीय विलयन। तो ये बन जाएगा CaOH का होल 2 और CaOH का होल 2 इसको बताओ क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर इसे कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताओ क्या कहा जाएगा इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाएगा। अच्छा आप लोग मुझे जल्दी से बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इतना सा याद रखना, अगर कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? बोलो, इसे बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। राइट, यहां पर मैं लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए, याद रखना सारी चीजें आप लोग। इसे कहा जाएगा बुझा हुआ चूना। राइट, तो 3 एग्जाम्पल यहां आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों वो एग्जाम्पल है जिसमें आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि सर 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का क्या करते हैं, यहां पर निर्माण करते हैं। इस कारण इसको हमने क्या नाम दिया, बोलो, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग यहां पर डिटेल से बात करेंगे किसके ऊपर, कैल्शियम जो हमारा हाइड्रोक्साइड है जिसको बताइए हमने क्या नाम दिया था, बुझा हुआ चूना, इसको लेकर, क्योंकि इसका दैनिक जीवन में हमारे लिए बहुत बड़ा उपयोग है और जानकारी हमें यहाँ पर निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग मेरे साथ लिखो स्पेशल पॉइंट करके, ठीक है। और जिसके अंदर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा क्या है, एक्वस है, बताओ जलीय विलयन है। क्लियर। देखिए सबसे पहले बात आती है सर कैल्शियम जो हमारा हाइड्रोक्साइड है जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, इस विलयन का जो उपयोग है वो हम लोग बताओ किसके लिए करते हैं? तो आप कहेंगे सर हमारी जो दीवारें होती है इन दीवारों के ऊपर सफ़ेदी करने के लिए इसका बताओ क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। देखो बुझा हुआ चूना, विलयन का उपयोग, ठीक है, बुझा हुआ चूना विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए, बताइए दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो क्योंकि यह वायु में उपस्थित अच्छा मैं आपसे पूछूंगा यह शब्द किसके लिए आया, तो आप कहेंगे सर बुझा हुआ चूना के लिए। ठीक है, क्योंकि यह वायु में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से
क्रिया करके, ठीक है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से आप लोग ये कह सकते हैं धीमी गति से क्रिया करके CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करता है, निर्माण करता है, और जिससे सफेदी करने के 3-4 दिन बाद, ठीक है, सफेदी करने के 3-4 दिन बाद दीवारों पर चमक उत्पन्न हो जाती है। देखिए सारी चीजों को मैंने यहां पर एक लाइन के अंदर आपके सामने रखा है कि बुझा हुआ चूना जिसको CaOH का होल 2 हम लोग कहते हैं, इस विलयन का उपयोग हम लोग बताओ किसके लिए करते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर दीवारों पर सफेदी करने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह वायु में उपस्थित जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उससे धीमी गति से क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बताओ क्या करता है, निर्माण करता है। और कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग ये कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, ऐसे लिखना, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत का निर्माण करता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत का निर्माण करता है, जिससे सफेदी करने के 3-4 दिन बाद दीवारों के ऊपर चमक उत्पन्न हो जाती है। तो आप लोग ध्यान देना CaCO3, ठीक है, इसको कहा जाता है कैल्शियम, इसको हम लोग कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, ध्यान में रखना कैल्शियम जो हमारा कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप लोग याद रखोगे क्या नाम से, चूना पत्थर भी कहा जाता है, या तो चूना पत्थर कह सकते हो, या फिर आप लोग इसको है ना लाइम स्टोन भी कह सकते हैं। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखोगे, राइट, या तो कह दो चूना पत्थर या फिर कह दो लाइम स्टोन, एक ही बात है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमारी सबसे पहली जो रिएक्शन है वो यहाँ पर तैयार हो गई, जिसके अंदर हमने जिक्र किया किसके बारे में, आप कहेंगे सर संयोजन अभिक्रिया को लेकर, ठीक है दोस्तों। अच्छा एक और आप लोग छोटा सा पॉइंट याद रखोगे कि मैग्नीशियम का जो तार होता है, अगर मैग्नीशियम के तार को ड्राई आइस यानी शुष्क जो हमारे पास में बर्फ होती है, उस शुष्क बर्फ के अगर उसके अंदर क्या नाम से जो उसका बॉक्स होता है, जिसको हम लोग ब्लॉक कहते हैं, उस ब्लॉक के अंदर अगर उसको जलाया जाता है तो वो क्या नाम से चमकीली जो ज्वाला होती है उसके साथ में वो क्या होता है, जलता है, यानी चमकीला प्रकाश क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो ये आप लोग चाहो तो थोड़ा सा एडिशनल जानकारी के रूप में यहाँ पर याद रख सकते हैं कि मैंने आपसे कहा मैग्नीशियम के तार को, ठीक है, मैग्नीशियम के तार को जब शुष्क बर्फ के ब्लॉक के अंदर, ठीक है, मैग्नीशियम के तार को जब शुष्क बर्फ के ब्लॉक के अंदर जलाया जाता है, ठीक है, जलाया जाता है तो यह
तो यह चमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखोगे। अब संयोजन के बाद में हम लोग सीधा यहां पर बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया के ऊपर। बताइए हमने क्या पढ़ा? वियोजन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी वियोजन अभिक्रिया होती है, इसी वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। ध्यान में रखना, वियोजन अभिक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे सर इसको अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक चीज देखो, वियोजन अपघटन, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, बताओ शाब्दिक अर्थ हमारे सामने क्या निकल कर आता है? टूटना। अपघटन यानी आप कह दो टूटना, या फिर इसको क्या कह सकते हो? गलना भी कह सकते हो। तो सिंपल सी बात यह है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक या एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का क्या करता है? निर्माण करता है, उसे बताओ क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर उसे वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। राइट, बताइए इसकी अगर आप लोगों से परिभाषा पूछ ली जाए डेफिनेशन के रूप में, आप लोग यहां पर क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक या अभिकर्मक, ठीक है, एकल अभिकारक टूटकर यानी अपघटित होकर, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। अब आ जाइए, मैं बात करूंगा इसके एग्जाम्पल की। सबसे पहले मैंने लिखा CaCO3। देखो अच्छा ध्यान रखना, ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है, इस वियोजन अभिक्रिया के यहाँ पर हमारे को क्या पढ़ने होंगे? प्रकार पढ़ने होंगे। ठीक है, तो मैं तीनों प्रकारों को यहाँ पर देखिए आपके सामने एक साथ रखते हुए चलूंगा और इसका हम लोग क्या करेंगे? टेबल के माध्यम से यहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे। प्रकार देखो इसके कितने हैं? इसके 3 प्रकार है। और 3 प्रकारों के अंदर एक प्रकार आपका यहां आ जाएगा, दूसरा ये हो गया, और तीसरा आपका ये आ गया। देखो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो आप लोग यहां पर ध्यान में रखना। सबसे पहला आता है आपका उष्मीय वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा आएगा आपका प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, और तीसरा आप लोग पढ़ोगे यहां पर विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, बताइए वियोजन जिसको अपघटन के नाम से भी जाना जाता है, यह अभिक्रिया कितने प्रकार की होगी? तो आपने कहा सर ये 3 प्रकार की होगी। पहला होगा उष्मीय वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया, दूसरा होगा प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, और तीसरा हम लोग यहां पर बात करेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया को लेकर। ठीक है, सबसे पहला देखो
ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होगी? इसके अंदर देखिए, एक ऐसी वियोजन अभिक्रिया, ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया जो उष्मा की उपस्थिति में क्या होती है, संपन्न होती है, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जबकि एक ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, उसे बताओ क्या कहा जाता है? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और विद्युत की उपस्थिति में संपन्न होने वाली जो अपघटनीय अभिक्रिया होती है, उसे विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक एक का जो एग्जाम्पल है उसको डिटेल रूप से समझने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा ऊष्मीय वियोजन पे आ जाइए। जैसे मैंने कहा, आप लोग ले लीजिए CaCO3, ठीक है, CaCO3 ये हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे बताओ? गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो आप लोग मुझे बताओ, इसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दोगे तो इसका अपघटन होगा। अपघटन होगा तो ये दो भागों में टूट जाएगा, एक बन जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हमने कहा था बिना बुझा हुआ चूना। और बाहर मुझे बताओ कौन सी गैस निकलेगी? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी? यहाँ से बाहर निकल जाएगी। याद रखना, इस अभिक्रिया का जो उपयोग है वो हम लोग जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसके अंदर इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, जैसे सीमेंट के निर्माण में। याद रखना, ये जो रिएक्शन है, अगर इसका उपयोग आपसे पूछ लिया जाए कि कहां पर किया जाता है, तो आप लोग याद रखोगे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में इसका उपयोग करते हैं। और आप कहोगे जैसे सीमेंट के निर्माण में। ठीक है, सीमेंट का जब निर्माण होता है तो उसमें भी इसी केमिकल रिएक्शन का क्या किया जाता है बताओ? उपयोग किया जाता है। एक और देखो इसका एग्जाम्पल है, और वो आप लोग याद रखना। जैसे मैंने लिखा 2PbNO3 का होल 2, बताओ क्या नाम से? PbNO3 का होल 2 क्या होगा हमारा? लेड नाइट्रेट। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या देंगे? उष्मा देंगे। जैसे ही इसको उष्मा देंगे तो इसका अपघटन होगा। तो एक तो ये बन जाएगा 2PbO, यानी ये हो जाएगा हमारा लेड ऑक्साइड। अब यहां पर चेक करो, ऑक्सीजन कितनी है? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। नाइट्रोजन कितनी है? 2 और 2 दूनी 4। लेड कितना है? 2। ठीक है, Pb का 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 काम में आ गई। प्लस नाइट्रोजन कितना है? 2 दूनी 4, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 4NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड। 4 नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन कितनी आ गई? 4 दूनी 8, 2 10, 2 ऑक्सीजन बच गई। तो यहाँ पर O2 आपका क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, वापस आ जाइए पीछे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया के बारे में। अच्छा, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया क्या कहती है? कि वह अपघटन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगी? संपन्न होगी, उसे बताओ क्या कहा जाएगा? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया के नाम से उसको जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा 2AgCl। AgCl क्या है आपका? सिल्वर क्लोराइड लवण है ये। ठीक है, इसको आप कहाँ रखो? सूर्य के प्रकाश में रखो, धूप में रख दो, छत के ऊपर। जैसे ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आएगा तो इसका अपघटन हो जाएगा।
यानी यहां से जो आपका Ag है, ठीक है, वो तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा और प्लस Cl2 क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, यहां से आपके साइड में हो जाएगी। तो याद रखना ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का जो उपयोग है, मालूम है क्या आपको किस में किया जाता है? अरे इंपॉर्टेंट है यार, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न। तो इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंतर्गत। मालूम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया था, राइट, कि 2AgCl प्रकाशीय वियोजन जो अभिक्रिया है, इसका उपयोग हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? तो आप कहेंगे श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ठीक है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर इसका क्या किया जाता है, बताओ, उपयोग किया जाता है। अब एक एग्जांपल रह गया हमारा किसका, विद्युत अपघटन अभिक्रिया का। तो देखो जैसे मैंने लिखा है यहां पर, विद्युतीय अपघटन, तो आपने कहा सर 2H2O, ये आपका लिक्विड है, इसका अपघटन करा दो किसकी उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में। तो यहां से हमने देखा हाइड्रोजन गैस हमारी अलग निकलेगी और ऑक्सीजन गैस हमारी यहां से अलग हो जाएगी। अच्छा, हाइड्रोजन गैस हमारे को किसके ऊपर प्राप्त होगी? तो आप लोग याद रखना कैथोड के ऊपर, जबकि एनोड के ऊपर हमारे को क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन गैस की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। दो चीजें आप लोग ये भी याद रखोगे किसके विषय में, तो आप कहेंगे सर विद्युतीय अपघटन के बारे में। यहां तक अपना काम क्लियर है। अब देखो एक और छोटी सी चीज में यहां पर आपको समझाना चाहूंगा इसी अपघटनीय अभिक्रिया के संदर्भ को लेकर, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत यहां पर क्या होने वाली है दोस्तों, इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, ठीक है। उसके अंदर की देखो किस चीज का हम लोग अध्ययन करेंगे। मैंने आपसे कहा कि फेरस सल्फेट, देखो फेरस सल्फेट हो गया आपका FeSO4.7H2O, ठीक है। मैंने आपसे कहा फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल को क्या कर देता है, बताओ, जल को त्याग देता है, ठीक है। अब अगर फेरस सल्फेट का क्या नाम से जो क्रिस्टल है, अगर वो क्रिस्टल जल को त्याग देता है, ठीक है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल को त्याग देता है, तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारे पास में क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल का रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जब जल को त्याग देता है तो उससे क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। अब क्रिस्टल का अगर रंग बदल गया तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, परिणाम स्वरूप फेरस सल्फेट जो है, परिणाम स्वरूप यह है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एक हो जाएगा आपका क्या नाम से, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड,
और सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैं बताऊं क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। वियोजित हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो आप लोग ये लिख सकते हैं कि यानी जैसे ही हम लोग फेरस जो हमारा सल्फेट है उसको गर्म करेंगे, आप लोग ये लिख सकते हैं कि गर्म करने पर देखो गर्म करने पर फेरस सल्फेट जो हमारे पास में क्रिस्टल जल है, जिसके जल के निश्चित अणुओं की संख्या 7 है, का क्रिस्टल क्या करता है, जल को त्याग देता है। जल को त्याग देता है तो क्रिस्टल का जो रंग है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। और रंग के बदल जाने के परिणाम स्वरूप जो हमारा फेरस सल्फेट होता है वो एक तो क्या नाम से देखो फेरिक जो हमारा ऑक्साइड होता है उसके अंदर क्या हो जाता है बताओ, परिवर्तित हो जाता है। एक क्या नाम से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वह क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। देखो जैसे आपने कहा सर 2 अणु है हमारे पास में FeSO4 के, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्वस यानी जलीय विलयन। अब इसको बताओ मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा। गर्म करूंगा तो मुझे बताओ किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। इसको मैं गर्म करूंगा तो देखो यहाँ से एक तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। अच्छा फेरिक ऑक्साइड क्या होगा, तो फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा हमारा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड में बताओ यह क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा वियोजित हो जाता है। क्लियर। देखिए आज का जो हमारा ये साइंस का सेशन रहा, इसके अंदर हमने दोस्तों किन किन चीज़ों का अध्ययन किया, एक बार हम लोग शुरू से थोड़ा सा इसका रिवीजन करना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर बात करी रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर, फिर हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या अभिलक्षण है, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में फिर देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। क्लियर, ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी। फिर हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, एक हमने पढ़ा सर वियोजन अभिक्रिया क्या है। इन सब चीज़ों का हमने यहाँ पर अध्ययन किया। उसके बाद में हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। और इसके साथ देखिए दोस्तों अगला जो हमारा साइंस का सेशन होगा उसके अंदर हम लोग बात करेंगे जैसे विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को लेकर, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को लेकर, रेडॉक्स अभिक्रियाओं को लेकर, ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है, इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तब तक आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।